नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार में जमीन के बदले नौकरी देने के भ्रष्टाचार के मामले में आपको बता दें कि बड़ा झटका इस वक्त लालू प्रसाद के परिवार को लगा है। और ऐसे में इस मामले में दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटा बेटी को समन भेजा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर में जनसभा करते हुए एक बार फिर जंगल राज के मसले को उकेरा और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रधानमंत्री अपना वैचारिक और भाषाई संतुलन खो देते हैं, जिसे जंगल राज कह रहे हैं। थोड़ा इतिहास और समाजशास्त्र पढ़ें और वे जमीन पर उतरे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। कहा जाता है कि जंगल राज तब शुरू हुआ 1990 में, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये वे दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उभार हुआ। 1990 के बाद से के दौर में ही बिहार में एक के बाद एक कई घोटालों में आरजेडी नेतृत्व उलझता चला गया। खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल में गए। इन मामलों के बाद में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन पर आरोप तय हुए। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब भी उन पर रेलवे टेंडर में घोटाले के आरोप लगे। लालू पर अपने शासनकाल में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे, फिर चाहे वह बाहुबली माफिया से संबंधों के आरोपों हो या फिर साथी हत्या और अपहरण को बढ़ावा देने के। लालू प्रसाद यादव के दौर में ही बाहुबली शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद बना। इसी दौर में बाहुबली अनंत सिंह का उभार हुआ और दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। सवाल यह है कि जंगल राज वाले लालू से हाथ मिलाकर सत्ता चलाने वाले नीतीश कैसे पाक साफ रह गए। लालू का साथ देने वाले नीतीश को बीजेपी ने कैसे सत्ता में बिठाया। वहीं पर्दे के पीछे की सियासी खेस भी जारी है। नीतीश के बेटे ने कहा कि एनडीए को ये घोषणा करनी चाहिए कि नीतीश कुमार की आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बननी चाहिए। तो बता दें आपको कि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव के बेटा बेटी को समन भेजा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर में जनसभा करते हुए एक बार फिर से जंगल राज के मसले पर विपक्ष को घेरा था और आरजेडी को आड़े हाथों लिया था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री अपना वैचारिक और भाषाई संतुलन खो देते हैं, जिसे जंगल राज कह रहे हैं। थोड़ा इतिहास और समाजशास्त्र पढ़े, वे जमीन पर उतरे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका भी। प्रतिभा जी, देखिए आज जमीन के बदले नौकरी के जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके बेटा बेटी को सम्मन भेजा गया। इसे किस तरह से देखते हैं? कभी आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये पूरे मामले जो है उसमें सम्मन भेजा जाता है। हालांकि ये तो कोर्ट की तरफ से है, लेकिन अब किस तरह से इसे जेडीयू देख रही है? और क्या वाकई जो जब जंगल राज की बात होती है तो एक बार फिर से आरजेडी की याद आती है? जी नेहा जी, देखिए अगर लालू प्रसाद जी के बेटा बेटी या उनके परिवार को समन भेजा गया है तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। और हाँ, इसमें तो इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्यों सम्मन उनको भेजा गया कोर्ट के द्वारा?
और रही बात कि जंगल राज, मतलब जैसा आप कह रही हो, जंगल राज की याद तो खैर आती ही है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही है राष्ट्रीय जंगल राज दल, क्योंकि इन्होंने जिस तरह, जैसे बिहार की जनता ने इन्हें मैंडेट दिया था बिहार में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तब इन्होंने जैसा मंजर कायम किया था बिहार के अंदर, तो बिल्कुल राजद से तो आज भी लोग भयभीत हैं। बिहार की जनता आज भी उनके नाम से सिहर उठती है कि राजद का शासन काल का मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो काम किए हैं अपने शासन काल के अंदर, उसी उसी अच्छा, इनको जब समन भेजा गया या फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं, चुनाव का वक्त आता है तो मानसिक संतुलन खो देते हैं। मैं पूछती हूँ कि जो हर राज्यों में चुनाव जीतता जा रहा हो और देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो समावेशी विकास के लिए जाना जाता हो, तो संतुलन खोने की आवश्यकता नहीं है। संतुलन ये तो खो क्यों देते बार बार हैं अपना। यही बात याद दिलाई जाती है कि 1990 में क्या हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब बाहुबलियों को टिकट दिया गया था, उनको जिताया गया था, उनका राज चला था, उस वक्त में इतने बाहुबली बन गए थे। तो ये सब याद दिला के क्या जनता में मैसेज दिया जाता है आप लोगों की तरफ से? नहीं, ये जनता को कहीं अलग से कुछ याद दिलाया नहीं जाता या कोई मैसेज नहीं दिया जाता है, बल्कि इन्होंने जो किया, तो जब ये बोलेंगे तो लोग भी बोलेगा ना। जब आप इतने विकास के कार्य हो रहे हैं उसको अनदेखा करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, तो फिर आपने जो किया उसी को बताते हैं। जब सुनने में इनको अच्छा नहीं लगता, जनता को बेवकूफ कौन बनाता है? कौन बना रहा है जनता को बेवकूफ? आरजेडी बना रही है क्या? आरजेडी की तो सरकार भी नहीं है। नहीं, अगर आरजेडी की सरकार नहीं है, लेकिन क्या विकास नहीं दिखता है विपक्ष को? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र इसमें तो आपको चाहिए ना कि आप अपने विकास की बातें करें। अभी आप कह रही है विकास, लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं तो वो आरजेडी को आड़े हाथ तो लेते हैं। वो बताते हैं कि देखिए किस तरह से जंगल राज था, किस तरह से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ। अरे इन तमाम चीजों को तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं लगता कि उन उपलब्धियों का जिक्र करना चाहिए जो आपने हासिल की? विकास के पथ पर बिहार कैसे आगे बढ़ा उनका जिक्र करना चाहिए, बजाय उस पार्टी को कोसने से जो कि कई सालों से, कई वर्षों से है ही नहीं सत्ता में। नहीं नेहा जी, विकास का कार्य तो हो रहा है ना, और वो सत्ता में इसलिए नहीं है। उन्होंने जिस तरह के काम किए, सत्ता में जनता है बैठाती है किसी को, सत्ता की कुर्सी जनता के द्वारा दी जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी दल विशेष के द्वारा नहीं दी जाती है। तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, जनता के भरोसे पर खड़ा उतर रही है। मैम जनता ने तो दिया ना, सबसे बड़ी पार्टी अगर विधानसभा में निकल के सामने आई तो आरजेडी आई ना। सबसे बड़ी पार्टी अगर वो होती तो आज सरकार में होती। बड़ा और बड़प्पन किस एंगल से, वो तो देखने का अपना अपना नजरिया है ना। हम तो सीटों की बात कर रहे हैं। अरुण यादव जी, देखिए बार बार जब भी चुनाव आते हैं तो जंगल राज की बात करते हैं, जनता में एक नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए अगर आप आए, आपकी सरकार आई तो एक बार फिर से वही शासन आ जाएगा, लालू प्रसाद यादव वाला, 1990 वाला जो जनता ने देखा, और अगर उसको फिर से याद करती है तो सिहर जाती है। देखिए नेहा जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17-18 साल से एनडीए की सरकार बिहार में, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इसकी सरकार है। इनको उपलब्धि गिनाना चाहिए ना, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया इतने दिनों में? तो इतने दिनों में किया तो कुछ नहीं, सिर्फ थोथी दलील वही 2005 के पहले, 1990 की बात। अरे भाई वो तो गरीबों की सरकार था ना, सामाजिक न्याय, एक अलग दिशा, एक लकीर खींचने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। ये कहने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आप तो बताओ 20 साल में आपने क्या किया? मैं जब बोलूंगा कि महंगाई बिहार में चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, पलायन चरम पर, भुखमरी चरम पर, सारे मामले में बिहार अंतिम पैदान पर खड़ा है, सिद्धि साबित हो रही है।
चिकित्सा व्यवस्था है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न शिक्षा व्यवस्था है। तो 1990 में नहीं था क्या? हालांकि 20 साल में अब बिहार को कहां से कहां पहुंचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंसान अपना शासनकाल भूल जाता है क्या अरुण यादव जी? सुन लीजिए ना, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट ने सारे चीज का खुलासा किया। पिछले विधानमंडल सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट जो सबमिट हुई, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोला। तो कहाँ है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, एक भी कल कारखाने नहीं खुले। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने यूपीए 1 के दौरान तीन यहाँ रेल कारखाना, चक्का कारखाना खोलने का काम। सड़कों का जाल, रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय केंद्रीय मिनिस्टर हुआ करते थे, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आपके हिसाब से किया ना, लेकिन यहाँ पे तो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के कि जमीन के बदले नौकरी दी, ये चारा घोटाला किया, आप न जाने कितने घोटाले किए। मैं आती हूँ, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, मैं क्योंकि दूसरे डिबेट में ऐड होऊंगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, ये सृजन घोटाला की जिक्र क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था नीतीश कुमार पर 30 आरोप लगाया था। बांध घोटाला, सृजन घोटाला, मेघा घोटाला, शौचालय घोटाला, अनेकों घोटाला, कुर्सी टेबल घोटाला। ये तो खुद सिर्फ ओनली फॉर जो है कि भ्रष्टाचार करने का काम किया बिहार में। ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये बह रहे हैं, ढह रहे हैं, इसकी बातें क्यों नहीं करते? तो इसलिए इनको अब डेवलपमेंट इन्होंने किया नहीं। ठीक है राहुल जी, कहाँ डेवलपमेंट हुआ है बताइए? अगर 2 दशकों से आपकी पार्टी सत्ता में काबिज है, आप लोग सत्ता में हैं, तो डेवलपमेंट तो दिखना चाहिए ना। 20 सालों में कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था। नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और जो काला चश्मा जो लोग पहनकर बैठते हैं हमारे साथ, शायद वो चीजों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके जो शीशे हैं वो या तो जाड़े की वजह से वो उस पे भाप जम जाता है, या फिर गर्मी में उस पे धूल चिपक जाता है, या बरसात में पानी आ जाता है। देखिए, 3 चीजों पे मैं आपको, आपकी बातों को मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अक्सर जब हम चर्चा में बैठते हैं तो हमेशा विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। शायद मैं आपको याद दिला दूं, अरुण भाई जी को भी याद दिला दूं कि रघुनाम राजन जो की एक कमेटी बनी थी, वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। उसने जो एक रिपोर्ट दिया था और क्यों नहीं मिल रहा है उसकी पे चर्चा हुई थी। कभी हम अलग से विषय रखेंगे तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना बता दें कि पिछले 22 साल में किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कि बिहार कितना बदला। तो मुझे जहां तक लगता है कि बिहार को अगर बदलने की बात की जाए तो मजेदार तरीके से अगर बिहार की बात करें तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिहार कितना बदला। देखिए, पड़ोसी राज्य से शुरू करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले झारखंड में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 10.46% की है, और पश्चिम बंगाल में लगभग 11.04% की है, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां पे लगभग 12.84% की आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है राज्य। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार निश्चित रूप से लगभग 14.47% के दर से बढ़ रहा है। देखिए, देखने की आवश्यकता यह है कि जब इनके राज्य का बिहार था और हमारे राज्य का जब बिहार आया तो क्या फर्क आया। ये निश्चित रूप से आपने सवाल किया, इसका मैं जवाब दे दूं कि जब 1990 से 2005 का जो बिहार था उसमें प्लान एक्सपेंडिचर जो होता था वो लगभग 20,000 करोड़ का था, जो हमारे भारत के 2 छोटे छोटे राज्य की अगर हम बात कर ले उसके समान था। आज का जो बिहार का जो प्लान एक्सपेंडिचर है लगभग 2.20 लाख करोड़ रुपए का है। पहला अंतर मैंने बताया। दूसरी बात मैं बता दूं कि बिहार में लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी लगभग 1990 से 2005 तक 3,000 से 3,500 करोड़ तक का ही आपको रोजगार सृजन कर पाती थी, लेकिन आज के बिहार में ये 34,000 करोड़ रुपए चला गया है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपलब्ध है। अब मैं बात कर लेता हूं पर कैपिटा। इनके 90 के दशक से 2005 में लगभग 7 से 8,000 रुपए पर कैपिटल इनकम हुआ करती थी, जो आज के बिहार में लगभग 68,000 के आसपास है। हालांकि देश में वो कम किया जाता। जब बिहार के अंदर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये तो जिक्र नहीं किया जाता ना कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बिहार में आपने विकास के पथ को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया,
विकास में शिक्षा के स्तर को कैसे उठाया, बिहार में आपने हंगर इंडेक्स को कैसे खत्म करने की कोशिश, आप लोग कहाँ उसका जिक्र करते हैं? आप तो 90 के दशक के जिक्र करते हैं ना, आप तो बताते हैं जंगल राज की बात, आप तो बताते हैं लालू प्रसाद यादव, आपको तेजस्वी यादव दिखाई देता है, लेकिन वो एजेंडा आपका नहीं दिखाई देता जो आपने किया। मैं बताता हूँ नेहा जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि आपको क्यों नहीं दिखता है। देखिए, इतिहास को अगर हम साक्षी माने तो इतिहास में अक्सर हम बात करते हैं ना, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं जो पृथ्वीराज चौहान से लगभग 16 बार माफी मांग चुका था, और जब 17वां मौका मिला तो झपट लिया। अक्सर हम इस बात को करते हैं ना, ठीक वही आरजेडी है। आरजेडी दिखती क्या है और करेगी क्या? आरजेडी का अगर फुल फॉर्म पे जाए तो रोजाना जनता का दमन भी होता है। तो देखिए, ये जो बातें की जाती है ना, वो इतिहास को इसीलिए बताया जाता है कि इनको मौका मिलेगा तो ये फिर झपट लेंगे, ये फिर झपट लेंगे। इसलिए इतिहास को साक्षी मानकर जब स्वर्ण अक्षर पर जब हम पुस्तक लिखते हैं तो उसमें इन सब बातों का जिक्र किया जाता है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे वीर हुए थे, कैसे क्या हुआ था। विकास तो उस समय भी चलता था, विकास तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी का जो विकास है वो दिख रहा है। अभी जो सड़कें हैं वो नजर आ रही हैं, अभी जो हॉस्पिटल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ये सब नजर आ रहा है, लेकिन आपको अरुण यादव जी क्यों नजर नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं यहाँ पे विकास नजर आ रहा है, सड़कें दिखाई दे रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल जो बने हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? ये क्या राजनीतिक चश्मे से देखते हैं आप लोग? और ये क्यों ना याद दिलाए उस जंगल राज की? लोगों ने भुगता है ना सर। अरुण यादव जी, चलिए लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम संपर्क साधते हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह जी, जब जब चुनाव आते हैं, नजदीक आते हैं, बात सिर्फ जंगल राज की जाती है, क्या नहीं लगता है कि एक पॉजिटिव राजनीति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए बजाय जंगल राज की याद करते हुए? नहीं नेहा जी, देखिए हम लोग जंगल राज को क्यों याद करेंगे? हम लोग पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ते हैं। अगर पॉजिटिव वे में आगे नहीं बढ़ रहे होते तो जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो नहीं होता। अब ये बोलेंगे, अब ये चकाचक सड़कों पर चलेंगे, कहेंगे सड़कें नहीं बनी, ये 24 घंटे बिजली का हवा खाएंगे, कहेंगे कहाँ बिजली है। ये इनके बच्चे स्कूल जाएंगे कंधे पर बैग लाद करके, एक तरह का यूनिफॉर्म पहन करके, साइकिल से चलती हुई बेटियां, कहेंगे कहाँ कोई स्कूल खुला है। अरे भाई, कहाँ नहीं विकास हुआ है? कोई एक सेक्टर ऐसा बता दें जहां विकास नहीं हुआ है। इनके समय में हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ते सोया करते थे, आज उसी बेड पर लोगों का इलाज हो रहा है, वो भी मुफ्त में। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का लेकर के हर महीने 2 महीने पर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में बेड का ये हो रहा है। 500 बेड, 1000 बेड, 2000 बेड अतिरिक्त उसमें दिए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल की जा रही है, डॉक्टर्स की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है, इंजीनियर्स की बहाली हो रही है, सिपाही, पुलिस, हर सेक्टर में। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं? कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? किसानों को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? बोलते हैं कहीं कोई काम आयोग नहीं की रिपोर्ट प्रतिभा जी ये कहती है कि बिहार में भूख और कुपोषण गंभीर समस्याएं हैं। भूख और कुपोषण खत्म करने के लिए जो लक्ष्य है वो बिहार को सिर्फ 24 अंक मिले हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। बिहार में 5 वर्ष में बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के 41% बच्चे कम वजन के हैं। ये बताइए कि ये क्या बताता है? 42.9% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है मैम। देखिए नेहा जी, कहीं ना कहीं देखिए सरकार के द्वारा योजनाएं तो लाई गई। देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा, आखिर प्रगति यात्रा उन्होंने शुरू की। देखिए 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक टेम्परेचर में वो जिला जिला में घूमने का इस उम्र में उन्होंने काम किया। तो क्यों? इसीलिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं कहीं न कहीं सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, नहीं कहीं कुछ कमी बेसी रह गई है। इसी को देखने के लिए उन्होंने प्रगति यात्रा। अगर आप ये कहें कि हम तो जी ऐसा कर रहे हैं या हम करेंगे और योजनाएं चल रही है, वो धरातल पर उतरेगी तो कब उतरेगी मैम? 20 साल एक लंबा वक्त होता है किसी राज्य की दिशा और दशा बदलने के लिए। अब देखिए मैं राहुल जी बदली है नेहा जी, हाँ, बिहार की जी बिहार की स्थिति, दिशा और दशा दोनों बदली है। आप देख लीजिए ना, क्या वही बिहार है? बिहार तो, और इसी तरीके से अगर बिहार बढ़ता रहा, इसी तरीके से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व रहा, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले 5 वर्ष में
या आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होगा? मैम, गरीबी उन्मूलन में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। राहुल जी, ये बताइए कि बिहार में गरीबी उन्मूलन में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं ना सर, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप ये कहें कि विकास के पथ पर जी हम तो आगे बढ़े, हमने तो बहुत काम किया, तो आंकड़े तो कभी झूठ नहीं बोलते ना, ये आंकड़े तो आप लोगों के ही है। नेहा जी, बिल्कुल सत्य बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उसका सम्मान और उसकी स्वीकार्यता हमारे राज्य में है, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी है। लेकिन एक चीज है कि साँच को आँच कैसा, जो हमारा बिहार कभी बहुत निगेटिव हुआ करता था, आज लगभग अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ समस्याएं अभी भी बरकरार है तो उसका समाधान भी धीरे धीरे निकल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कभी बिहार की अनदेखी की जाती थी, आज बिहार जो है वो फलता फूलता बिहार है। आज बिहार को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। कल खुद माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने 4 पॉइंट में जो बिहार को बताया वो आपके चैनल के माध्यम से जनता के विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि मोतिहारी के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई, जो एक डेयरी प्रोडक्ट को लेकर उसकी बात की गई, फिर मखाना उद्योग को इंपोर्ट करने की बात की गई, फिर भागलपुर में सिल्क उद्योग का प्रोत्साहन की बात की गई, बातें तो 20 साल से हो रही है ना सर, बातें 20 साल से हो रही है राहुल जी। नहीं, मुझे बताइए, बातें तो 20 साल से हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या उतरा? क्या नहीं उतरा, क्या नहीं उतरा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1990 से 2005 के बिहार की तुलना मैंने अब हमारे बिहार से किया, तो क्या नहीं बदला। आज जो पटना के अंदर जो चकाचक सड़कें दिख रही है, जो पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो मेट्रो दिख रही है, जो पटना के इर्द गिर्द में खास करके जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या होती है बाढ़ से ग्रसित होने की, और अभी जो बजट आया उसमें जो बाढ़ एरिया को लगभग 50 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई करने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, तो क्या नहीं बदला? 2017 से 2024 तक उद्योग और इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर बिहार का प्रदर्शन फिर भी संतोषजनक है ठीक है इस मसले पर। लेकिन अगर आप बात रोजगार की करें, रोजगार में कैसा प्रदर्शन रहा आप लोगों का सर, वो बताइए ना, कैसा प्रदर्शन रहा? क्या इस प्रदर्शन को संतोषजनक कहा जा सकता है? नेहा जी, जहां तक बिहार के रोजगार का प्रश्न उठता है तो आपको मैं एक चीज को बता दूं कि जब हमारे बिहार के अंदर पहले कुछ ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन अभी जो आपको जो उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो चीजें यहाँ स्थापित की गई, जो यहाँ पे प्रपोजल आए, उस अगर प्रपोजल की अगर हम बात कर ले तो लगभग बिहार के अंदर 1.7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जिसके लिए आर्थिक वृद्धि और यहाँ रोजगार के अवसर सीमित है, और इस इंडेक्स में 54 अंकों के साथ बिहार सबसे निचले स्तर पर है रोजगार के मामले में। राज्य में जीडीपी की वार्षिक ग्रोथ 9.07% है और बेरोजगारी की जो दर है वो 4.3% है। हैरानी की बात है सर कि 54 अंकों के साथ सबसे निचले स्तर पर है बिहार। आप लोग कहते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया, कैसे हो गया वो विकास? नेहा जी, मेरी बात जरा समझिए कि अगर हम आर्थिक विकास की दर की मैंने आपसे भी बात की, लेकिन अगर 2022-23 के अगर सकल घरेलू उत्पादन की अगर हम बात कर ले, देश की जीडीपी की बात कर ले, तो 8.2% तो बिहार देता है, जो सबसे ज्यादा है, 8.2%। तो ऐसी बात नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था की जो चक्के हैं और बिहार के विकास का जो चक्का है वो नहीं घूम रहा है, वो घूम रहा है, लेकिन उसकी दिशा पिछले 20 साल के कार्यकाल में कितनी बदली है, ये हमारा चर्चा का विषय है कि कितनी बदली और कितने हम आगे बढ़े। अगर आप कहें जहां पर नहीं बदले सर, वहां पर तो सवाल उठता है ना प्रतिभा जी, जहां पे नहीं बदले वहां पे तो सवाल उठता है ना कि शिक्षा के स्तर में उस हिसाब से सुधार नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा सकती है। मैं शिक्षा पे भी आ जाता हूँ नेहा जी। अगर बात की जाए बिहार में बच्चों की शिक्षा पे बात की जाए तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां विद्यालय जा रही है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये व्यवस्था बदली है। 7 से 10 साल की उम्र में सुनिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट सुन लीजिए। इस लक्ष्य में बिहार को मात्र 32 अंक मिले हैं, 100 में से 32 अंक मिले हैं शिक्षा स्तर में। ये सूची सबसे निचले पायदान पर है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, सुनिए सर सुनिए, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 में नामांकन दर 97% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में फिर भी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ आगे आप लोगों को जनता ने आगे बढ़ाया, उतना संतोषजनक शिक्षा का स्तर नहीं है सर।
अच्छा, नीति आयोग का स्थापना कब हुई? नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुई। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, आप जो शिक्षा नीति के स्तर आयोग की बात कर रही हैं, उससे पहले क्या था? योजना नीति आयोग तो नाम बदला गया ना सर। हाँ, योजना आयोग था। तो नीति आयोग नाम भी तो बदला गया है। और जो केमिस्ट्री की जो बात की जाती है ना, जो केमिस्ट्री की बात की जाती है कि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की जो केमिस्ट्री की बात की जाती है नेहा जी, हाँ। उसमें अक्सर बताया जाता है, लेकिन एक चीज हमेशा है, जो ईमानदार व्यवस्था जो सरकार जो चला रही है, केंद्र की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ, नंबरिंग का खेल, ये अच्छी बात है कि बिहार जो है वो दिखाया जा रहा है, बिहार को अलग कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए लेकिन इसको उपलब्धता आप भले ही लड़कियों माने, की, लेकिन जो हालात कैसे और नहीं जो मानेंगे? स्थितियां हैं बिहार की, वो 20 कैसे साल नहीं शासन मानेंगे करने नेहा के जी? बाद भी संतोषजनक नहीं है। इस बात को स्वीकार आप लोगों को करना होगा। नेहा जी, ये आपका अपना व्यक्तिगत नहीं, मेरा मत नहीं हो सकता है। मैं आप बिहार की तो जनता के वही बारे चीज में बता रही हूँ जो कि बिहार आप की जनता का आकलन रिपोर्ट कैसे है, कर सकती हैं? रिपोर्ट है बिहार की सर। जनता का आकलन कैसे कर? लेकिन मैं तो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट्स को भी दरकिनार रखिए। अभी आप कैसे कैसे दरकिनार कर दे सर? नीति आयोग की रिपोर्ट है, कैसे दरकिनार कर दे? आप अभी जो मुझसे जिस तरफ से बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि संतोषजनक नहीं है, तो जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनकर क्यों भेजा? जब संतोषजनक है नहीं तो फिर हमको सत्ता में क्यों बैठा रही है? क्योंकि उनको पता है कि विकास का पहिया इन्हीं के माध्यम से चलने वाला है, दूसरा कोई चलिए नहीं सर, चला ये पाएगा। अगर आप अति आत्मविश्वास से लबरेज है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आप लोगों के अंदर अति आत्मविश्वास है कि देखिए हम ही अच्छा काम कर रहे हैं या हम ही बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।